Assalamu alaikum and welcome back. This is your Operation Strategies course. I'm Dr. Anil Salman and the course code is 563. And as we are moving towards the conclusion of the course, I am going to move on to the new dimension of Operations Strategy. But before that, let me just give you the recap. Last time हमने क्या किया था? We talked about strategic human resource management और उससे पहले हम बात कर रहे थे human resources की. And what we came across के जहाँ पे हम एक ऑपरेशन स्ट्रैटेजी की सक्सेस की बात करते हैं वहीं पे हमने एक और बड़ा क्रूशल कंपोनेंट देखना होता है, दैट इज़ योर ह्यूमन रिसोर्सेज एंड हाउ ह्यूमन रिसोर्सेज कंट्रीब्यूट्स टुवर्ड्स द सक्सेस ऑफ ऑपरेशन स्ट्रैटेजी दैट वी हैव लुक्ड. उसके बाद वी आल्सो टॉक्ड अबाउट के हाउ ट्रेडिशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज़ डिफरेंट फ्रॉम योर स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. और आजकल के पर्सपेक्टिव में आजकल की ऑर्गेनाइजेशंस में वी आर मोर फोकस्ड टुवर्ड्स स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट रादर देन जस्ट प्लेनली ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, क्योंकि यहाँ पे अब हम इंटीग्रेशन की बात करते हैं वन डिसिप्लिन विद अनदर डिसिप्लिन. अब वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट कि जी ऑपरेशन स्ट्रैटेजी हर एरिया के अंदर कैसी है, किस तरीके से बनाई जाती है, कौन कौन से एरियाज इसके अंदर इम्पॉर्टेंट हैं और कौन करने वाला है. Then we covered about the people, about the human resource कि किस तरीके से आप अच्छे लोगों को लेके आते हैं, क्या आपका रोल होता है, and how human resource management department is human resources management is related with your operations management or in the formulation of operation strategy. Now ladies and gentlemen, अगर आप थोड़ा सा इसको एक और लेंस के साथ देखें तो what exactly the managers are doing throughout this phase, यानी जब the moment he enters the organization till he takes an exit, या जब भी वो किसी organization के किसी मसले मसाइल को हल कर रहा होता है and he is doing the strategic formulation, he is working on different aspects of the organization. कभी कोई tool लेके आ रहे होते हैं, कभी कोई problem fix कर रहे होते हैं. तो एक बड़ा crucial एरिया है दैट इज़ बेसिकली योर डिसीजन मेकिंग कि जी वो हर पॉइंट के ऊपर डिसीजन मेकिंग कर रहा होता है. सो नाउ वी हैव टू सी कि जी किस किस्म की डिसीजंस आपको सक्सेसफुल बना देती हैं और किस किस्म की डिसीजंस आपको फेलियर की तरफ लेके जाती हैं. नाउ दिस डिसीजन मेकिंग इज़ वेरी क्रूशल. आइदर वो इंडिविजुअल लेवल पे हो रही हैं या वो टीम के ऊपर हो रही हैं या एट ऑर्गेनाइजेशनल लेवल हो रही हैं. बट एवरी टाइम दिस मैनेजर और दिस पर्सन इज टेकिंग सम प्रॉब्लम, टेकिंग सम इशू, ही इज मेकिंग सम डिसीजंस. और यही डिसीजंस वो ले रहा होता है कि जो मैं ऑपरेशन स्ट्रैटेजी कौन सी यूज़ करूँ. यही डिसीजन उसने लेना होता है कि जो मैं अपनी कंपनी की परफॉर्मेंस कैसे बेहतर करूँ. ये एक ही डिसीजन उसने लेना है कि जी अभी तो मैं लोकल कंपनी हूँ, शैल आई गो फॉर इंटरनेशनल वन और नॉट. सो ये जो डिसीजंस होते हैं दे आर वेरी क्रिटिकल. और एक लिस्ट आती है व्हाट आर द टॉप मैनेजर्स ऑफ 2015 यूएसए के अंदर पब्लिश होती है एंड यू वुड बी सीइंग अभी ये क्यों टॉप पे है because of their decisions. और there are worst managers list also. वो क्यों worst हो जाते हैं? because of their decisions. I always give an example in the class कि जब आप once you are graduating from your degree program then you are looking for the jobs और जब आप jobs पे जाते हैं तो maybe starting salary आप लोगों की same होगी, but as time passes by तो आपका क्या हो जाएगा, सैलरी डिफरेंशियल्स बढ़ते जाएंगे. सम पीपल विल बी अर्निंग 6 figures, सम विल बी गोइंग फॉर मच लार्जर अमाउंट ऑफ चंक्स, और मे बी कुछ लोग जॉब्स करें ना, कुछ लोगों को जॉब से निकाल दिया जाए और कुछ लोग वही सैलरी जो 5 साल पहले ले रहे थे वही ले रहे हैं हम. अब ये वाला जो फैक्टर है कि जी व्हाट इज़ एक्चुअली क्रिएटिंग दैट डिफरेंशियल कि जी आफ्टर 5 years आई हैव मूव्ड टुवर्ड्स द लेवल ऑफ जनरल मैनेजर, जीएम बन गया हूँ और एक बंदा वही अभी असिस्टेंट मैनेजर के लेवल पे बैठा हुआ है आफ्टर 5 years. व्हाई दिस इज? अब इसके अंदर जो मेजॉरिटी का कंसेंसस है, अगर आप मैनेजर से पूछो वो कहते हैं जी इट ऑल हैपन बिकॉज ऑफ आवर डिसीजंस. हमने जो डिसीजंस लिए दैट एक्चुअली मेड अस, और हमने जो डिसीजंस लिए दैट एक्चुअली मेड अस अ फेलियर. सक्सेस और फेलियर आप इस डिसीजंस पे कर सकते हैं. ठीक है, कुछ डिसीजंस होते हैं जो कि आप डेली कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल आप 10 बज के लेट्स हैव टी, दैट्स अ डिसीजन.
आपने कहा कि जी छुट्टी मैंने अप्लाई करनी है, द फॉर्म प्रोसीजर्स यू अप्लाई लीव, यू मेड अ डिसीजन कि जी ठीक है लीव अप्लाई करेंगे और हमें छुट्टी मिल जाएगी, ठीक है। कुछ ऐसे नॉन प्रोग्राम डिसीजन होते हैं जिनमें आपने टाइम लगाना होता है और कुछ लोग उसमें बहुत अच्छा सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट कर देते हैं, कुछ नहीं लेते। फाइनेंस की दुनिया में अगर आप देखें तो डिसीजंस आप ले रहे होते हैं, अगर आपको लगता है कि भी ये स्टॉक की वैल्यू कम होने लगी है, यू मेक अ डिसीजन, यू सेल इट। अगर नहीं कम हो रही एंड स्टिल यू सेल इट, देन यू मेड अ रॉन्ग डिसीजन। और अगर वो आपने बाय कर लिया स्टॉक और उसकी प्राइसेस एकदम शूट अप कर गई, यू मेड अ बेस्ट डिसीजन, ठीक है। उसी एक डिसीजन ने आपको क्या कर दिया, मेड यू अ मिलियनर, और उसी एक डिसीजन ने आपको अगेन बैक टू जीरो, यू आर अ पुअर मैन, ठीक है। सो ये क्या है, व्हाट इज दिस ब्लैक बॉक्स, हाउ वी आर गोइंग टू सी। अगर मैं कहता हूँ जी मैं जैक वेल्च, मैं जनाब बिल गेट्स या स्टीव जॉब्स बनना चाहता हूँ, तो व्हाई दे बिकेम सच पीपल, बिकॉज ऑफ द डिसीजंस दैट दे हैव टेकन एट द राइट टाइम। दे हैव वो जैसे कहते हैं नॉक्ड द हैमर एट द राइट पॉइंट एट द राइट टाइम। अब वो जो चीज़ है कुछ के अंदर इंट्रिंसिकली होती है, बिकॉज दे हैव वेरी गुड इन पावर ऑफ एनालिसिस, कुछ लर्न करते हैं और कुछ को एक्सपीरियंस के साथ आने लग पड़ती है कि जी नाउ दे बिकम गुड डिसीजन मेकर्स, ठीक है। सो अब हमने बिफोर वी मूव ऑन टू द लास्ट लेक्चर्स कि जी आपने ऑपरेशंस का बना ली स्ट्रैटेजी, इसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसी होगी, देन यू हाउ गोइंग टू मेजर द सक्सेस ऑफ एन ऑपरेशन स्ट्रैटेजी, वी हैव टू सी कि भी ये डिसीजंस आप कैसे ले रहे हैं। सो आपने ऑपरेशंस मैनेजमेंट में भी गालबन थोड़ा सा टच किया होगा, आपने मैनेजमेंट के कोर्स में भी डिसीजन मेकिंग को थोड़ा सा पढ़ा होगा, बट इन दिस मॉड्यूल, इन दिस लेक्चर, व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज दैट आई एम गोइंग टू लिंक योर डिसीजन मेकिंग, either it is at the organizational level, it is at the professional level, it is at the पर्सनल लेवल। आपने उसको ऑपरेशन स्ट्रैटेजी के साथ किस तरीके से देखना है, यानी जब हम स्ट्रैटेजी को फॉर्मुलेट कर रहे हैं या जब हम स्ट्रैटेजी की इम्प्लीमेंटेशन देख रहे हैं, हाउ यू आर गोइंग टू मेक इट। नाउ वी कॉल देम एज द मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग। अब मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग के अंदर सबसे बड़ी बात आती है कि जी व्हाट आर द प्रोग्राम्ड डिसीजंस, ठीक है। प्रोग्राम डिसीजंस क्या होती हैं, दीज आर बेसिकली द रूटीन सिचुएशंस। फॉर एग्जांपल आपने डिसीजन लिया कि जी मैंने सुबह 8 बजे घर से निकलना है टू गो टू द ऑफिस। नाउ दैट इज़ अ रूटीन। आप डेली नहीं सोच रहे होते कि भाई 8 बजे जाऊँ या 9 बजे जाऊँ, बिकॉज द ऑफिस ओपन्स एट 8 o'clock, ठीक है। सो दैट इज़ अ रूटीन सिचुएशन। देन डिसीजन रूल्स कैन बी डेवलप्ड एंड अप्लाइड। अब इसके अंदर क्या होता है कि जो प्रोग्राम्ड होती हैं उसके अंदर हमने अपनी डिसीजंस को ऑलरेडी, यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट इट, यू डोंट हैव टू ऑलवेज गेट इनटू अ न्यू सिचुएशन। जब भी किसी, फॉर एग्जांपल अगर आपका ग्रेड आई थिंक 40% से कम है तो आपको F देना है, द डिसीजन इज देयर इज़ अ रूल फॉर दैट। नाउ दैट इज़ अ प्रोग्राम्ड डिसीजन। अगर आपकी अटेंडेंस 30% या 70% से कम है तो यू विल बी ड्रॉप्ड, सो दैट डिसीजन इज देयर। अगर आपका GPA इससे कम हो गया, यू विल बी ड्रॉप्ड फ्रॉम द प्रोग्राम। But these are the routine decisions, these are the routine situations, ठीक है। Managers formulate decision rules, so subordinates make decisions। अब आप क्या करते हैं, आप एक सेट ऑफ रूल्स बना देते हैं, एक चेकलिस्ट बना देते हैं जो आप अपने सबॉर्डिनेट्स को दे चुके होते हैं, एंड व्हाट दे आर डूइंग इज दे आर जस्ट फॉलोइंग द सिचुएशन। जब भी वैसी सिचुएशन आती है दे मेक द डिसीजन। अब जिस डिसीजन के अंदर आपको सोचना ना पड़े, ऑलरेडी आपके पास एक एस्टैब्लिश क्राइटेरिया हो, एक आपको पता हो कि जब भी ये सिचुएशन आएगी आपने इस किस्म की डिसीजन लेनी है, सच थिंग इज नोन एज प्रोग्राम्ड डिसीजंस। नाउ ऑन द अदर साइड वी हैव आवर अनप्रोग्राम्ड डिसीजन। अनप्रोग्राम्ड डिसीजन के बाद क्या होता है, व्हाट वी आर लुकिंग इनटू अनप्रोग्राम्ड डिसीजन के ये क्या होती हैं, दीज आर द पुअरली डिफाइंड सिचुएशंस। भाई बर्गलर्स आ गए, रॉबरी हो गई, फैक्ट्री को आग लग गई। नाउ दीज आर अनप्रोग्राम्ड। अब हमें नहीं पता कि भी हर साल फैक्ट्री को आग लगा करेंगे तो फिर तो चलो आप हम प्रोग्राम्ड बना लेते हैं। द सैड डायलेमा, आई थिंक पिछले लेक्चर्स में बताते हैं कि फ्लड का अब हमें पता है पाकिस्तान के अंदर कि भी आना है, बट वी आर नॉट प्रिपेयर्ड, वी आर हाईली इल प्रिपेयर्ड। चित्राल के अंदर जो हो रहा है, अर्थक्वेक आ जाता है, बट वी डू नॉट हैव द प्लान्स, ठीक है। दीज आर अनप्रोग्राम्ड, हमें नहीं पता होता।
एज कम्पेयर टू जापान को देखो, जापान के पास दे हैव दीज अर्थक्वेक्स बिकॉज दैट इज प्रोन टू अर्थक्वेक्स। उन्होंने अपनी बिल्डिंग का कोड ही ऐसा बनाया हुआ था, दे आर प्रिपेयर्ड फॉर दैट। उनको सोचना नहीं पड़ता हो अर्थक्वेक आ गया, ठीक है। सो इट्स एन अनसर्टन सिचुएशन जब आप ये कर रहे होते हैं, आपने अनप्रोग्राम डिसीजन लेनी होती है। अब यहाँ पे डिसीजंस क्या होती हैं, दे आर कॉम्प्लेक्स। रूटीन डिसीजंस रूल्स डज नॉट अप्लाई, वो जो आपकी प्रोग्राम डिसीजन होती हैं वो आपकी नहीं अप्लाई हो रही होती हैं। देन ट्रेंड इज टूवर्ड्स सबऑर्डिनेट मेकिंग मोर नॉन प्रोग्राम्ड डिसीजन। दैट non-programmed decisions basically it's the job of the top management, क्योंकि आप सबऑर्डिनेट्स को वैसे नहीं देते, ठीक है। बट आजकल हमने क्या देखा है कि इतनी आप ऑटोनॉमी, आप एम्पावरमेंट कर रहे होते हैं कि नाउ समटाइम्स यू गिव द स्पेस कि सबऑर्डिनेट्स भी क्या करें, नॉन प्रोग्राम डिसीजंस कर सकते हैं, बट दे नीड टू बी क्वालिफाइड फॉर दैट, दे नीड टू बी एक्सपीरियंस्ड फॉर दैट। सो देयरफॉर ये जो नॉन प्रोग्राम डिसीजन होती हैं दे आर वेरी डिफ़िकल्ट। और वो जो मैंने बात की थी कि 5 साल के बाद इफ़ यू सी योर सेल्फ यू माइट बी एट अ वेरी टॉप पोजिशन, यू माइट रिमेन एट द सेम पोजिशन, एंड द की डिफरेंशिएटिंग फैक्टर इज़ गोइंग टू बी योर डिसीजन मेकिंग पावर। आपने डिसीजन राइट टाइम पे ले ली, आप सक्सेसफुल हो गए। अगर आपने नहीं ली, यू स्टे देयर, ठीक है। सो देयरफॉर ऐसी सिचुएशंस के अंदर हम क्या कहते हैं कि भी यू हैव टू बी very much proactive, you have to be very much analytical। आपने बायसनेस नहीं दिखानी होती, आपको अपने मॉरल्स बड़े स्ट्रांग रखने होते हैं, ठीक है। और आपने बड़ी सिचुएशन को होलिस्टिकली देखना होता है। कुछ फेलियर्स हमने ऐसे भी देखे जहाँ पे लोगों ने डिसीजंस ऐसी ली जो जस्ट फेवर्ड देम, ठीक है, और उससे क्या हुआ, ज़्यादा नुकसान हुआ। सो देयरफॉर इन द नॉन प्रोग्राम्ड डिसीजंस वी हैव टू बी वेरी, वो जिसे कहते हैं ना प्रोएक्टिव, वी हैव टू बी वेरी एनालिटिकल। हमारा स्किल सेट बहुत डिफरेंट होता है, ठीक है। सो जैसे जैसे आप अगर पॉलिटिकल अरीना के अंदर देखें तो जो डिसीजंस आपका एमपीए कर रहा है वो आपका प्राइम मिनिस्टर नहीं कर रहा, दैट इज़ वेरी डिफरेंट। एक फॉरेन सर्विस के अंदर जो डिसीजंस आपका एम्बेसडर कर रहा है वो आपका फर्स्ट सेक्रेटरी नहीं कर रहा। सो देयरफॉर जो एएसपी कर रहा है वो आपके आईजी नहीं कर रहे, बिकॉज लेवल ऑफ डिसीजन मेकिंग क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। डिसीजन मेकिंग का जो अरीना होता है वो आपका बदल जाता है। नाउ डिग्री ऑफ आउटकम प्रेडिक्टेबिलिटी, कि जी मैंने एक डिसीजन ली, आई सेड कि जी मैं बहुत मेहनत करूंगा इस कोर्स में, ठीक है। एक डिसीजन है कि जी मैं 8-8 घंटे पढ़ूंगा। अब उसका आउटकम की प्रोबेबिलिटी क्या है कि मेरा ए ग्रेड आएगा। देयर इज़ ऑलवेज एन अनसर्टेनिटी, देयर इज़ ऑलवेज अ रिस्क, देयर इज़ ऑलवेज एम्बिग्विटी। अब यहाँ पे अगर हम देखें कि जी हमारी कुछ डिसीजंस होती हैं, फॉर एग्जांपल ऑपरेशंस की मैं बड़ी एक कॉमन एग्जांपल देता हूँ कि कोका कोला हर साल रमज़ान आएगा और उसने प्रोडक्शन अपनी करनी है, प्रोडक्शन तो उसकी सारा साल ही चलती रहती है, बट एक कॉमन ट्रेंड ये है दैट व्हेन एवर दिस रमज़ानुल मुबारक कम्स देन कोक्स की, मशरूबात की, एरिएटेड ड्रिंक्स की डिमांड बढ़ जाती है। नाउ व्हाट यू से कि जी कोक ने प्रोडक्शन कब करनी है, प्रोडक्शन और कंजम्पशन आपकी साइमल्टेनियसली नहीं हो रही होती। व्हाट वी आर डूइंग इज दैट वी आर एक्चुअली मेकिंग द प्रोडक्शन मच मोर अर्लियर एज कम्पेयर टू योर कंजम्पशन, ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे तो नहीं करेगा। अब जो ट्रिकी पार्ट है जो डिसीजन मेकिंग का है कि जी कितनी प्रोडक्शन करूं, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन कम्स कि जी प्रोडक्शन करने के लिए डिफरेंट टेक्निक्स। आपने पुराना डाटा देखा, आपने कहा यार मैंने लास्ट टाइम 5000 यूनिट्स बनाए थे, इस दफ़ा मैं 6000 कर लेता हूँ क्योंकि पॉपुलेशन भी ग्रो कर रही है, ये सारा कुछ हो रहा है। बट हुआ ये कि भी एक वीडियो आ गई वायरल एंड थिंग वाज कि उन्होंने कहा जी कोक तो हराम है एंड यू कांट ड्रिंक कोक बिकॉज कोक के जो इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल किए हुए हैं दे आर नॉट गुड। आपकी प्रोडक्शन जो आपने डिसीजन ली थी कि भाई 6000 यूनिट्स बना लो, आप शायद आपकी 500 यूनिट्स भी नहीं बिकने। क्या हुआ, नाउ यू हैव टू इमीडिएटली टेक एन अनप्रोग्राम्ड डिसीजन बिकॉज दिस वाज नॉट इन द अरीना। आपने जिस वक्त डिसीजन ली उस वक्त आपके जो वेरिएबल्स थे जिनकी बेसिस पे आपने डिसीजन लिया वो आपके अवेलेबल नहीं थे, ठीक है। सो नाउ व्हाट यू डू इज दैट यू स्टार्ट मेकिंग अ different decision, you start taking up a different वो जैसे कहते हैं रोल। अब आपने उसकी क्या करनी है, डैमेज कंट्रोल करना है कि क्या करूं,
ठीक है। सो देयरफॉर आपकी जो डिसीजंस होती हैं वो उसमें हमेशा अनसर्टेनिटी का एलिमेंट होगा। यू कांट से कि जी मैंने कोई चीज़ ऐसी की है ना आई एम 100% श्योर कि मैं हाँ जी मैंने 8 घंटे मैं पढ़ता रहा हूँ, आई हैव लर्नड एवरी ईच एंड एवरी क्वेश्चन। मे बी पेपर वाले दिन मैं बीमार हो गया, पेपर वाले दिन मेरी वो तबीयत नहीं ठीक थी, अब क्या हुआ? दैट 8 hours वर्क दैट इज़ गॉन। यू कांट जस्ट गिव योर कंप्लीट 100% एफर्ट इन दैट पेपर। सो अनसर्टेनिटी आपकी हमेशा रहेगी। आई मेट वन श्रीलंकन यूनिलीवर का था वो हेड था एंड वी वर हैविंग डिनर एंड आई आस्क्ड हिम कि भी व्हाई ही इज़ यंग पर्सन MBA and served somewhere in Europe। उसके बाद फिर उसको यहाँ का country head लगाया गया। And I said okay, what makes you successful? What like you are such a young guy and who has risen up to। उसने कहा जी मैं सिर्फ क्या करता हूँ, I make decisions जो कि हर मैनेजर कर रहा है यूनिलीवर के अंदर, लेकिन मेरी जो डिसीजन होती है मैं सिर्फ जितने भी अनसर्टेनिटी वाले वेरिएबल होते हैं उस अनसर्टेनिटी को मैं क्या कर रहा होता हूँ, मिनिमाइज कर रहा होता हूँ। वेरी ब्रिलियंट आंसर कि जी आप अनसर्टेनिटी को एलिमिनेट तो कर नहीं सकते, नाउज़बिल्ला अनसर्टेनिटी विल ऑलवेज रिमेन देयर, लेकिन आप अनसर्टेनिटी को क्या कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं। और वो कहते हैं जी जितनी मेरी फैक्टर्स होते हैं जो जहाँ से मुझे लग रहा होता है कि भाई दिस मे हैपन, मैं अपने रिस्क एनालिसिस करके मैं उन अनसर्टेनिटी को क्या कर देता हूँ, कम कर देता हूँ। और जैसे ही मैं अनसर्टेनिटी को मिनिमाइज करता हूँ माई डिसीजंस आर वेरी गुड। नाउ दीज आर द 4 degrees of outcome predictability. Number 1 is your uncertainty, number 2 is your risk, number 3 is your certainty, number 4 is your ambiguity. Now certainty क्या होता है? It's basically full knowledge of available alternatives. Full knowledge of what outcome will result from each alternative and few certain decisions in the real world. That is basically certainty. Certainty is absence of uncertainty. ठीक है? For example, I toss a coin. अब मैं I am certain कि जी either 50% either head आएगा या उसके अंदर tail आएगा. I know the available alternative. ठीक है? जब आपको सारे alternatives पता हों, यानी आपकी probability is not equal to 0, you know all the outcomes, so that is you have moved towards the level of certainty. You have all the knowledge of all available alternatives और हर alternative क्या outcome देगा आपको उसका भी idea है. Then comes risk. अब risk के अंदर what we are looking into the knowledge of what the alternatives are, ठीक है, and know the probabilities of outcomes resulting from each alternative. ठीक है, बारिश होगी या नहीं होगी, रिस्क ये 80% चांसेस दैट देयर इज गोइंग टू बी रेन। सो आप क्या करते हो, आप जी अम्ब्रेला ख़रीद लेते हैं, आप अपनी वो स्टॉकिंग करवा लेते हैं घर की, आप कुछ और कर लेते हैं, वो आप अपने रिस्क को क्या करें, मिनिमाइज़ करें, क्योंकि आपको ये उसके साथ प्रोबेबिलिटी अटैच्ड पता है कि जी कितना रिस्क है। सो जब भी आप एक डिसीजन ले रहे होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने कहा जी मैं अब अपने 50% में अपने लेबर को डाउन साइज करके मैं मशीन्स लेके आ रहा हूँ, ठीक है, देयर इज गोइंग टू बी अनसर्टेनिटी कि भी आइदर मशीन्स आर डेफिनेटली गोइंग टू वर्क एज योर ह्यूमन पीपल, या आपकी एक्यूरेसी आ जाएगी, आपके जो ना वेस्टेज कम हो जाएगा, लेकिन जो आपकी रैशनैलिटी है, क्योंकि मशीन्स के अंदर ब्रेन नहीं है, मशीन्स को आपने सिर्फ प्रोग्राम्ड चीज़ें दी हुई हैं, अगर उनके अलावा कोई चीज़ आ गई तो ह्यूमन्स तो फिर भी चलो रिस्पॉन्ड करते हैं, लेकिन मशीन्स उसको रिस्पॉन्ड नहीं करेंगी, ठीक है। सो देन कम्स योर अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी क्या होती है, द गोल्स आर नोन बट इंफॉर्मेशन अबाउट अल्टरनेटिव एंड फ्यूचर आउटकम्स इज इनकम्प्लीट, यानी आपकी प्रोबेबिलिटी अब यहाँ पे क्या है, नोन नहीं होती, दैट इज द प्रोबेबिलिटी इज unknown. At this point I remember one of a very interesting quotes, और वो क्या कहता है कि जी जहाज़ में आपने ट्रैवल किया है बाय एयर अ नंबर ऑफ टाइम्स, और जब भी आप जहाज़ में ट्रैवल कर रहे होते हैं, जहाज़ पहले टेक ऑफ करता है, फिर जहाज़ क्या करता है, लैंडिंग करता है। Why are you so sure that the plane is going to land? What is the surety? Do you ever think about it? कि जब मैं प्लेन के अंदर बैठा हूँ तो मैं यहाँ से लाहौर से मैं फ़्लाई करता हूँ, कराची में पहुँच जाऊँगा,
and what is the probability that you are going to land in Karachi maybe 2 after 2 hours. 8 बजे यहाँ से आप चले हैं, 10 बजे आप वहाँ पे लैंड कर जाएंगे. Just tell me what is the probability. You can't say 100% sure. I have seen in my life कि जब ट्रैवलिंग आप कर रहे होते हो आप जनाब कलमा पढ़ लेते हैं, because there is always uncertainty. Why are you so sure कि जनाब जब मैं प्लेन पे बैठा हूँ तो the flight says at 10 o'clock and it will fly at 10 o'clock. There is always uncertainty attached to it. तो वो जो लाइन मेरे जहन में हमेशा आती है, there was a friend of mine and when we were in the Air Force he would always say that every landing is a safe crash. And that was something कि जी it always picks me. It always जिसे कहते हैं ना, मैं एकदम उससे रिस्पॉन्स करता हूँ कि अनसर्टेनिटी आप ख़त्म नहीं कर सकते. If you are saying कि you have all the knowledge, you do not have the knowledge. हाँ, हमारे पास मैक्सिमम नॉलेज हो सकता है बट हम अपनी अनसर्टेनिटी को ख़त्म नहीं कर सकते. सो एवरी लैंडिंग इज़ अ सेफ क्रैश. ठीक है, वरना प्लेन ने क्रैश हो जाना है या वो लैंड करेगा. तो अगर लैंड करता तो दैट मीन्स दैट यू हैव moved from crashing. So ambiguity क्या होता है? Ambiguity is that objectives to be achieved are unclear. Most of the times आपकी जो sales teams होती हैं उनको target दिए जाते हैं but unfortunately वो उनको समझ नहीं आते, and in that way आपकी क्या आ जाती है, ambiguity create हो जाती है. आपकी top management कुछ और सोच रही है, lower management कुछ और सोच रही होती है, and that's why you have the क्राइसिस सिचुएशन. आपकी लोअर मैनेजमेंट कुछ और काम कर रही थी, टॉप कुछ और बता रही होती है, बिकॉज देयर इज एम्बिग्विटी. आपके ऑब्जेक्टिव्स क्लियर नहीं है. आइदर इट इज़ बिकॉज ऑफ द कम्युनिकेशन प्रॉब्लम, आइदर दिस इज कि जी आपने ऑब्जेक्टिव्स बहुत हाई रख दिए हैं, और व्हाटएवर. लिटिल इफ एनी नॉलेज ऑफ अल्टरनेटिव्स. और एम्बिग्विटी इस वजह से भी होती है, एक तो आपके गोल्स या ऑब्जेक्टिव्स क्लियर नहीं है, सेकेंड ये होता है कि जी आपका नॉलेज ऑफ अल्टरनेटिव्स नहीं है. ठीक है, अब डिसीजन मेकिंग में हम कुछ मॉडल्स को यूज़ करते हैं. पहला जो मॉडल आता है दैट इज़ बेसिकली योर क्लासिकल मॉडल. नाउ व्हाट वी आर लुकिंग इनटू क्लासिकल मॉडल. क्लासिकल मॉडल की कुछ जो असम्पशंस हैं, नंबर 1 के गोल्स आर नोन एंड अग्रीड अपॉन. तो यानी यहाँ पे एम्बिग्विटी नहीं है. आई हैव गिवन यू द गोल्स, यू अंडरस्टैंड दोज गोल्स एंड दिस इज हाउ वी आर मूविंग अराउंड. प्रॉब्लम्स आर प्रिसाइसली डिफाइंड. ठीक है, और जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हमने प्रिसाइसली डिफाइन किया हुआ है. दे आर कम्युनिकेटेड. देन ऑल अल्टरनेटिव्स एंड आउटकम्स आर कैलकुलेटेड. यानी अगेन आप रिस्क को क्या कर रहे हो, मिनिमाइज कर रहे हो. आपने सारे अल्टरनेटिव्स को मेजर किया है और आपको अपने आउटकम्स का पता है. देन क्राइटेरिया एवेल्यूएटेड एंड डिसीजन मेड मैक्सिमाइजिंग रिटर्न. यानी आपको एक्सपेक्टेड वैल्यू कि जी इस डिसीजन से मुझे कितना फ़ायदा हो रहा है. और लास्ट में आप क्या यूज़ करते हैं, अपनी रैशनैलिटी और अपना लॉजिक यूज़ कर रहे होते हैं. ठीक है, सो दैट ऑल इज़ बेसिकली योर क्लासिकल मॉडल. अब क्लासिकल मॉडल की जो अजम्पशंस हैं, हम क्या अज्यूम कर रहे होते हैं. नंबर 1 कि हमें वी हैव नॉलेज ऑफ पीपल एंड वी हैव नॉलेज ऑफ द एनवायरनमेंट. नंबर 2 स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनस एंड एनवायरनमेंट. क्या आपकी जो एनवायरनमेंट है वो स्टेबल है, उसके अंदर एकदम चेंजेस नहीं आ रहे, क्योंकि ऑब्वियसली चेंजेस आएंगे तो आपकी डिसीजन भी क्या होती जाएगी, बदलती जाएगी. देन वी टॉक अबाउट कि मेमोरी एंड रीजनिंग कैपेबिलिटीज़ हमारे अंदर हैं, हमारे अंदर मेमोरी भी है और हम रीजनिंग कर सकते हैं. देन एब्सेंस ऑफ इमोशन, क्योंकि अगर डिसीजंस के अंदर इमोशंस आ जाएं तो आपकी क्या आ जाती है, बायसनेस क्रिएट हो जाती है. तो वी आर नॉट मेकिंग इमोशनल डिसीजंस. आई डोंट जस्ट गेट वो जैसे कहते हैं, आई सी अ पर्सन क्राइंग और मेरा दिल पसीज जाता है. एक स्टूडेंट मेरे पास आता है, वो कहता है सर एफ ना दें, आई हैव फेल्ड. वैसे वो कभी पूरा साल क्लास में नहीं आया, लेकिन उसके रोने से मैंने कहा चल बेटा मैं तुझे पास कर देता हूँ. रॉन्ग, अ टोटल रॉन्ग एटीट्यूड, बिकॉज आई गॉट इमोशनल बाय लुकिंग एट द टीयर्स. सो every decision has to be based on complete knowledge of alternatives with rationality. Then comes your resources, क्योंकि decisions आपने करने तो आपके पास time भी होना चाहिए और आपके पास money की भी availability होनी चाहिए. Second model आपका क्या आ जाता है, that is basically your administrative model. अब एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल क्या कहता है, इट डिस्क्राइब्स हाउ मैनेजर्स एक्चुअली मेक डिसीजंस इंक्लूडिंग दोज दैट आर. नंबर 1 कि नॉन प्रोग्राम डिसीजन कैसे करते हैं. नंबर 2 अनसर्टेनिटी को कैसे डील करते हैं, एम्बिग्विटी सिचुएशन हो उसको कैसे डील करते हैं. एंड इट्स नॉट क्वांटिटेटिव.
पुराने वाले में हम क्या कर रहे थे, वी वर वेइंग द अल्टरनेटिव्स। आपने एक डैम बनाना है, आपने कालाबाग डैम बनाना है, आपने कहा जी कैसे बनाना है, मैंने कहा जी कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कर लें। बाय डूइंग कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस आपने उसको क्वान्टिफाई कर लिया, आपने कहा देखो क्योंकि बेनिफिट कॉस्ट रेशियो मेरा ग्रेटर देन 1 आया, लेट्स एक्सेप्ट द डिसीजन, अगर वो लेस देन 1 आया तो लेट्स रिजेक्ट द डिसीजन। वेरी इजी, क्वान्टिफाइबल। एडमिनिस्ट्रेटिव के अंदर क्या होता है, इट इज़ नॉट क्वान्टिटेटिव। अब इसके अंदर हम क्या यूज़ करते हैं, वी यूज़ बाउंडेड रैशनैलिटी, कि आपके जो कंस्ट्रेंट्स हैं उनके अंदर है कि आप अपनी डिसीजन कैसे कर रहे हैं। अब बाउंडेड रैशनैलिटी क्या होती है, व्यू ये कहता है कि पीपल हैव लिमिट्स on the information they can process in making a decision, so their use of rationality is limited. मैंने कहा ना people make rational decisions, but yes administrative model में कहता है कि जी लोगों के पास हाँ decisions तो हैं, they make decisions but they make decisions with limited information, क्योंकि एक human capacity है कि उससे ज़्यादा वो उसको process नहीं कर सकता। So therefore in bounded rationality what we are saying कि वो constraints के अंदर रह के decision कर रहा है। अब क्या आ जाता है, एक वर्ड आ जाता है डिसीजन मेकिंग के अंदर, दैट इज नोन एज सैटिस्फाइसिंग। सैटिस्फाइसिंग इज बेसिकली कि आप सैक्रिफाइस भी कर रहे हो एंड यू आर सैटिस्फैक्ट्री, सैटिस्फैक्ट्री प्लस सैक्रिफाइसिंग, तो दैट मेक्स सैटिस्फाइसिंग। अब चूजिंग द फर्स्ट अल्टरनेटिव satisfying minimum decision criteria, that is the optimal solution is often not needed. Got it? So often cannot afford time and expense of complete information even if possible. आप पहले अल्टरनेटिव पे आ जाते, आपको 4-5 यूनिवर्सिटीज़ हैं, आप कहते हो जी आई विल गो टू नास्ट, आई विल गो टू कॉमसेट्स, आई वोंट इवन ट्राई फॉर GIK, क्योंकि आपने पहले ही सेटिस्फाई हो गया। चूजिंग द फर्स्ट अल्टरनेटिव सैटिस्फाइंग मिनिमम डिसीजन क्राइटेरिया, आपने पहले अल्टरनेटिव पे ही सिलेक्शन कर ली। सो दैट सच काइंड ऑफ डिसीजंस जब आप कर रहे होते हैं, जब आप पहले अल्टरनेटिव पे सेटिस्फाई हो जाते हैं, दैट इज नोन एज सैटिस्फाइसिंग। अब क्या हो जाता है कि डिसीजंस कुछ आपके होते हैं इंट्यूशंस पे भी। अब इंट्यूशन क्या होता है, इट इज़ बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ योर एक्सपीरियंस, ऑन द बेसिस ऑफ प्रैक्टिस एंड योर हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस। इट्स नॉट जस्ट नाइव गेसिंग, बट ये क्या कर रहा होता है, आपकी satisficing को facilitate करता है। How does it facilitate your satisficing? For example, there are certain people, there was an English movie season था Lie to Me। अब वो बंदा CIA के अंदर काम करता है and how he make decisions or how he assesses that the person is criminal or not, वो body language को study करता है, ठीक है। और now there's a full-fledged degree program at MIT और I think Carnegie Mellon में भी है कि जी वो by looking at the gestures of a person they can actually see that whether the person is lying or whether the person is telling the truth। आपको lie detector पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आप झूठ बोलते हैं तो आप मैं ऐसा कर रहे हैं, सो आपकी जो बॉडी मूवमेंट होती है by which you can actually say, now that is intuition, ठीक है। अ पर्सन कम्स टू यू एंड ही टेल्स यू सम स्टोरी और आप कहते हो अच्छा मैं देखूंगा या मैंने नहीं करना। अब जो मैंने नहीं करना है, आपने सिर्फ उसकी स्टोरी सुनी है, लेकिन उसके अंदर आपका एक एक्सपीरियंस है, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस भी है कि जी वो बंदा इस तरीके से बात कर रहा है। साइकोलॉजिस्ट जब आप फौज का इम्तहान देने जाते हैं तो वो देर उनकी एक इंट्यूशन भी काम कर रही होती है कि ओके दिस पर्सन इज़ गुड, दिस पर्सन इज़ टेलिंग द ट्रूथ और दिस पर्सन इज़ नॉट टेलिंग द ट्रूथ, दिस पर्सन शुड बी सिलेक्टेड और ही शुड नॉट बी सिलेक्टेड। सो आपकी एक इंट्यूशन, आप कभी इंटरव्यू देने जाते हैं या इंटरव्यू लेने कभी गए हों तो आपको पता होता है यार दिस पर्सन जिस तरह एंटर हुआ है या जिस तरह बैठा है या जिस तरह इसने हमारे साथ बात की है तो आई सी पोटेंशियल वी कैन हायर हिम। नाउ दैट इज इंट्यूशन, अभी आपने कुछ उसको बोला नहीं है, अभी आपने उसको क्वेश्चंस नहीं किए होते, ठीक है। सो इंट्यूशन क्या करता है, इंट्यूशन एक्ट्स लाइक अ टूल विच हेल्प्स इन सैटिस्फाइसिंग, आपको डिसीजन मेकिंग में ज़्यादा ईजीनेस आपको प्रोवाइड करता है। नाउ कम्स कि जी अब हमने डिसीजन मेकिंग जब करनी है, ठीक है, सो देर आर सर्टन स्टेप्स विच वी हैव टू फॉलो। डिसीजन मेकिंग जब भी आप करते हैं, आप चाहे इनफॉर्मल डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, चाहे फॉर्मल डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, चाहे अकेले कर रहे हैं, चाहे टीम वर्क में कर रहे हैं, तो देर आर सर्टन स्टेप्स दैट यू हैव टू फाइंड आउट। व्हाट आर दो स्टेप्स? नंबर 1, रिकग्निशन ऑफ डिसीजन रिक्वायरमेंट। आपको ये पता हो कि जी हमने डिसीजन करनी है, व्हाट इज़ द रिक्वायरमेंट ऑफ मेकिंग द डिसीजन। देन आप कहते हैं डायग्नोसिस एंड एनालिसिस ऑफ द कॉजेज कि जी फॉर एग्जांपल आई ऑलवेज टेल कि जी इफ़ यू गो टू अ डॉक्टर विद अ स्टमक एक, दिस डजंट मीन कि जी आपको सिर्फ बस्कोपेनी आपको मिलेगी,
देयर आर सो मेनी अदर मेडिसिन, क्योंकि जो पेन है दैट इज़ वेरी जनरल, उसकी कॉजेज़ बहुत सारी हो सकती हैं, और आपने क्या करना होता है, आपने राइट कॉज को पकड़ना होता है. सो द सेकेंड पार्ट इज़ दैट ऑलवेज डायग्नोज एंड एनालिसिस ऑफ द कॉजेज़, कि क्या क्या चीज़ें इसको कॉज कर रही हैं. देन हर कॉज के अगेंस्ट आपको अल्टरनेटिव्स मिल रहे होते हैं. अगर ये काम है तो ये इसका कर सकते हैं, अगर ये चीज़ है तो इसके लिए ये कर सकते हैं, अगर ये पर दर्द है तो हम ये करेंगे, ये काम है ये. सो यू हैव अ सेट ऑफ अल्टरनेटिव्स अगेंस्ट एवरी कॉज. उसके बाद आप फिर यूज़ करते हैं गिवन, क्योंकि आपके पास कंस्ट्रेंट है, कंस्ट्रेंट ऑफ इंफॉर्मेशन, कंस्ट्रेंट ऑफ मनी, कंस्ट्रेंट ऑफ टाइम. सो देन यू स्टार्ट लुकिंग फॉर द सिलेक्शन ऑफ द सिलेक्टेड alternative, desired alternative. After you have done that, then you implement that alternative, and once you have done that, then you start evaluating and feedback. Now you can use the same model as of operation strategy. आपने एक strategy बनाई, and when you are making the decision, आप कहते हैं कि जी मैंने इस दफ़ा अब ओवर टाइम अपना स्टाफ का शुरू कर देना है, बिकॉज मेरे पास डिमांड ज़्यादा आ गई है. आई हैव टू प्रोड्यूस एट एन ऑप्टिमम लेवल. अब ऑप्टिमम लेवल को प्रोड्यूस करने के लिए यू नीड पीपल, मोर पीपल. अब ये हो सकता है कि आइदर आप हायरिंग ज़्यादा कर लें या आप शिफ्ट लगा लें, कि जिसने इवनिंग करनी है उसको हम एक्स्ट्रा कंपनसेट करेंगे. तो यूज़ द सेम लेबर, आपको ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं, आपको कुछ नहीं, दे वी वर्क फॉर लॉन्ग आवर्स एंड दे गेट कंपनसेटेड फॉर दैट. अब इसको आप क्या करें, लेट्स डायग्नोज एंड उसके कॉजेज़ देखें क्यों हमें ज़रूरत पड़ी है. देन आप उसके अल्टरनेटिव्स डेवलप करते हैं, आप हर अल्टरनेटिव का वे करते हैं. वंस यू हैव सिलेक्टेड देन यू इम्प्लीमेंटेड, और फिर आपको उसकी एवैल्यूएशन या फीडबैक मिलती है किसी भी डिसीजन को, चाहे वो प्रोग्राम्ड हो चाहे वो नॉन प्रोग्राम्ड हो. यू आर लुकिंग इनटू दीज थिंग्स. अब what are the comments on decision making steps? अब जो कमेंट है दैट इज़ बेसिकली कि जो क्लासिकल मॉडल है वो क्या करता है, फोकसेस ऑन द सिलेक्शन ऑफ डिजायर्ड अल्टरनेटिव. ठीक है. जो नॉन प्रोग्राम्ड प्रॉब्लम्स रिक्वायर मोर अटेंशन टू द अर्लियर स्टेप्स. जो नॉन प्रोग्राम्ड होते हैं ऑब्वियसली उसके अंदर आपका जो इशू होते हैं दे आर अनफोर्सीन, देयर इज अनसर्टेनिटी इज़ वेरी हाई, रिस्क इज़ वेरी हाई, एम्बिग्विटी वहाँ पे ज़्यादा होती है, तो दैट रिक्वायर्स मोर अटेंशन. देन evaluation and feedback can lead to reverting back to any prior stage to make the correction. यानी जैसे जैसे आपको फीडबैक मिल रहा होता है या evaluate, आप फिर वापस जाके मे बी आपको अपनी डिसीजन रिवर्ट करनी पड़े. नाउ वाई यू आर रिवर्टिंग इट, बिकॉज आपको वो जो डिज़ायर्ड आप आउटकम चाह रहे थे वो नहीं हुआ. एन एग्जाम्पल माइट बी आपके स्टाफ में ये हो रहा है कि जी दे आर कमिंग वेरी लेट. ठीक है. जैसे जैसे वो लेट आ रहे हैं, अब क्या किया जा सकता है, ये हो सकता है कि जी आप उनकी सैलरी काटने लग पड़े. पीपल हु कम लेट, फाइन, एक ही अल्टरनेटिव. ये भी हो सकता है कि जी आप उनको मोटिवेट करें, आप अपना मॉर्निंग में कोई ऐसी एक्टिविटी मैंडेटरी मीटिंग रख लेंगे दैट दे हैव टू कम. थर्ड ये हो सकता है कि जी बिकॉज द बॉस हिमसेल्फ इज़ कमिंग लेट, तो इस वजह से स्टाफ कहता है कि जी हम क्यों जल्दी हैं, हमें वो कहता है खुद वो लेट आता है. यू शुड सेट अप एन एग्जाम्पल. ये हो सकता है कि जी अटेंडेंस को बायोमेट्रिक कर दें और आपका जी जो अपने 8 घंटे पूरे करेगा वो. नाउ यू सी कि भी एक प्रॉब्लम को, आपका जो प्रॉब्लम था दैट वाज लेट कमर्स, अब उस प्रॉब्लम को हल करने के लिए देयर आर सो मेनी अल्टरनेटिव्स. अब क्या सारे सोल्यूशन हम लगा दें? आपने कहा जी चलो हम इस तरह करते हैं, हम सैलरी काटने लग पड़ते हैं. नाउ सैलरी आपने काटी तो हमने भी पीछे HR में पढ़ा था कि जी तेरा यूनियंस, देयर लेबर लॉज, वो कहने का जी हम तो गवर्नमेंट जॉब में है, यू कांट डिडक्ट सैलरी, और आपके पास तो कोई राइट है ही नहीं. नाउ व्हाट हैपेंस, दिस इज़ वेयर यू अगेन गो बैक टू कि नहीं यार दैट वाज अ रॉन्ग डिसीजन जो मैंने किया, अब मुझे कुछ और करना है, बिकॉज आई कैन नॉट डिडक्ट सैलरी फ्रॉम अ गवर्नमेंट पे स्केल बिकॉज दैट इज़ मैंडेटरी. ठीक है ना, और रूल्स नहीं मुझे अलाउ करते. सो देयरफॉर आपको वापस जाना पड़ता है. सो देयर आर सर्टेन डिसीजंस जो आप करते हैं, आपकी बाउंडेड रैशनैलिटी होती है जितनी आपकी इन्फॉर्मेशन होती है, बट आपको फिर डिज़ायर्ड रिजल्ट्स नहीं मिल रहे होते. देन कम्स माय पर्सनल डिसीजन फ्रेमवर्क. अब पर्सनल डिसीजन फ्रेमवर्क के अंदर क्या होती हैं, देयर आर डिफरेंट सिचुएशंस. दैन आपका डिसीजन स्टाइल होता है और फिर आपकी डिसीजन चॉइस होती है कि आप किस किस्म का सोल्यूशन वो प्रोवाइड करते हैं. नंबर 1 सिचुएशन क्या है. अब सिचुएशन कैन बी प्रोग्राम्ड हो सकती है, नॉन प्रोग्राम्ड हो सकती है. क्लासिकल आप कर सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव कर सकते हैं, इट मे बी पॉलिटिकल, और जो आपकी डिसीजन स्टेप्स है दोज वर द सिचुएशंस. अब आपका पर्सनल डिसीजन स्टाइल आपका 4 किस्म का होता है. नंबर 1 इज़ योर डायरेक्टिव स्टाइल, नंबर 2 इज़ योर एनालिटिकल स्टाइल, नंबर 3 इज़ योर कंसेप्चुअल, नंबर 4 इज़ योर बिहेवियरल. अब
नाउ वी टॉक अबाउट कि अब आपने जो डिफरेंट स्टाइल्स यूज़ करना वो अभी हम आगे डिटेल में पढ़ते हैं, लेकिन वो किस किस्म के आपके पर्सनल डिसीजन स्टाइल्स होंगे, फिर आप किस तरीके से प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं. जो डायरेक्टिव स्टाइल होता है, इट्स बेसिकली इट इज़ यूज्ड बाय पीपल हु प्रेफर सिंपल क्लियर कट सोल्यूशंस. दे आर एफिशिएंट एंड रैशनल. कि भाई ये होना चाहिए, रूल ये कहता है, आई एम नॉट गोइंग टू फौज में. आपको मोस्टली ये नज़र आएगा डायरेक्टिव स्टाइल. Analytical style होता है, they are used by managers who like to consider complex solutions based on as much data they can gather. वो information gather और कर रहे हैं. They are objective and rational and like optimal solutions. के भी they go for the better solutions. Then comes your conceptual style. Conceptual style, it is used by people who like to consider a broad amount of information and are creative and socially oriented. They consult with others for information and ideas. तो वो दूसरों के साथ डिस्कस करते हैं अपने आइडियाज़ को. Then comes your behavioral style. Behavioral style क्या होता है? It is often style adopted by managers who have deep concern for others. They are very humane and they consult with others to determine the feelings of the others. Now let's talk in detail कि आपके जो decision styles होते हैं, जो पिछली स्लाइड की अब मैं comprehension कर रहा हूँ. Basically there are different people. हर बंदे का अपना स्टाइल है and how they perceive problems and how they make solutions. मैंने last time आपको बताया था GE का Jack Welch versus Jack Emmett. दोनों ने different तरीकों की उनकी decision making थी. Bill Gates versus Satya Nadella. ठीक है. उसके बाद आपकी पॉलिटिकल डिसीजंस देख लें कि जी प्रेजेंट वो जो है मियां नवाज शरीफ डिफरेंट तरीके से डिसीजन करेगा. प्रेसिडेंट मुशर्रफ, जनरल मुशर्रफ मेक्स डिसीजंस इन अ डिफरेंट मैनर. प्रेसिडेंट ज़रदारी यूज्ड टू मेक डिसीजंस इन अ डिफरेंट मैटर. सो पॉलिटिकल डिसीजंस भी क्या होते हैं, आपके पर्सनल स्टाइल्स होते हैं कि आपने डिसीजन कैसे करनी है. ठीक है. नाउ कम्स कि जी वो कौन से स्टाइल्स होते हैं. नॉट ऑल मैनेजर्स मेक डिसीजन द सेम. अब आपका डायरेक्टिव, एनालिटिकल, कंसेप्चुअल और बिहेवियरल स्टाइल है. अब लेट्स टॉक अबाउट द पर्सनल डिसीजन फ्रेमवर्क. पर्सनल डिसीजन फ्रेमवर्क के अंदर लेट मी सी, नंबर 1 आपकी वही वाली बात जो मैंने स्लाइड में पिछले दिखाया था कि आपके डिफरेंट सिचुएशंस हैं, उसके अंदर आपके डिफरेंट स्टाइल्स और फिर आपका सोल्यूशन आता है जो आपका बेस्ट सोल्यूशन होता है. अब डायरेक्टिव स्टाइल, पीपल हु प्रेफर सिंपल क्लियर कट सोल्यूशन टू प्रॉब्लम एंड दे मेक डिसीजंस वेरी क्विकली. ठीक है. दे मे कंसिडर ओनली 1 or 2 alternatives, either yes or no. Then comes, this is very efficient and rational. You prefer rules or procedures. गवर्नमेंट के अंदर बहुत सारा ऐसा होता है कि जी आप कहते हैं जी अकॉर्डिंग टू रूल नंबर दिस सेक्शन नंबर 2, तो ये हमारा ये है ऑन दिस डायरेक्टिव. तो दिस इज बेसिकली द डायरेक्टिव स्टाइल. एनालिटिकल स्टाइल के अंदर व्हाट वी आर लुकिंग इनटू इज वी आर टॉकिंग अबाउट कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशंस बेस्ड ऑन एज मच डेटा एज दे कैन गैदर. उसके बाद आप क्या देख रहे होते हैं, यू कैन केयरफुली कंसिडर ऑल द अल्टरनेटिव्स. देन base decision on objective, rational data from management control systems and other sources, and search for the best possible decision based on information available. अब इसके अंदर क्या होगा, you would see कि जी यहाँ पे टाइम आपका ज़्यादा लग रहा है because you are gathering more and more information, because आप चाहते हैं कि मैं जो decision करूँ उसमें किसी का कोई नुकसान ना हो. Rather the decision should be totally based on complete information. Conceptual style, consider a broad amount of information, more socially oriented than analytical style. इसके अंदर आपकी ज़्यादा social आपकी orientation होती है. Like to talk to others, अब आप इसके अंदर औरों को भी involve कर रहे थे कि जी मुझे बताओ कैसे करें. You are actually sharing it about the problem and possible solutions, and you consider quite broad alternatives and rely on information from people and system, and you solve problems creatively. Then comes your behavioral style. अब behavioral style के अंदर क्या होता है, you have a deep concern for others as individual. You are very humane, you are very kind-hearted. ठीक है. You like to talk to people one to one. उसके बाद you understand their feelings about the problem and the effect of a given decision upon them. और उसके बाद you are concerned with the personal development of others, and you make decisions to help others achieve their goals. So यहाँ पे आपका जो डैमेज होता है वो बहुत कम होता है.
ठीक है। द डिसीजन इज नॉट डैमेजिंग पीपल। अगर आप इसी को एडमिनिस्ट्रेटिव में देखें, वहाँ पे तो आइदर इट्स राइट और रॉन्ग, वहाँ पे कोई और स्पेस नहीं है। एक है व्रॉम-जॉगो मॉडल, और ये है कि जी डिसीजन मेकिंग के अंदर पार्टिसिपेशन कैसे की जाती है। अब ये क्या कहता है, इट हेल्प्स टू गेज द अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ पार्टिसिपेशन फॉर सबॉर्डिनेट्स इन प्रोसेस। आपको बताते हैं कि कितनी आपको पार्टिसिपेशन चाहिए इन टर्म्स ऑफ डिसीजन। एंड देयर इज लीडर पार्टिसिपेशन स्टाइल्स। अब there are 5 levels of subordinate participation in decision making, ranging from highly autocratic to highly democratic. यानी decision making, obviously one man is, if he is making decisions, there is always a room for error, ठीक है ना, क्योंकि एक बंदा है ना, तो इसलिए वो कहते हैं जी आप पार्टिसिपेटरी डिसीजन मेकिंग करें। अब ये जो व्रॉम-जॉगो मॉडल है, ये आपको बताता है कि कौन से 5 लेवल्स हैं जहाँ पे हम अपनी डिसीजंस कर सकते हैं और लोगों से आपको कितनी पार्टिसिपेशन उसमें चाहिए होती है। नाउ डायग्नोस्टिक क्वेश्चंस आप करते हैं, उसके बाद डिसीजन पार्टिसिपेशन डिपेंड्स अपॉन रिस्पॉन्सेज टू 7 डायग्नोस्टिक क्वेश्चन। अब ये जो डायग्नोस्टिक क्वेश्चंस हैं अबाउट नंबर 1 द प्रॉब्लम, नंबर 2 द रिक्वायर्ड लेवल ऑफ डिसीजन क्वालिटी, नंबर 3 द इम्पॉर्टेंस ऑफ हैविंग सबॉर्डिनेट्स टू कमिट टू द डिसीजन। अब वो जो कौन से हैं 7 लीडर डायग्नोस्टिक क्वेश्चंस, इसमें आप सबसे पहले देखते हैं कि हाउ सिग्निफिकेंट इज द डिसीजन, कि कितनी आपकी मेजर डिसीजन है। मे बी एक पीएन को फायर करना है, नॉट अ बिग, ठीक है, इट इज़ जब आप किसी को फायर करें, बट दैट वोंट बी, अगर आप सीईओ को फायर कर रहे हो, दैट इज़ अ मेजर डिसीजन, क्योंकि सारी ऑर्गेनाइजेशन की बागडोर उसके हाथ में होती है, ठीक है। देन हाउ इम्पॉर्टेंट इज सबॉर्डिनेट कमिटमेंट, कितने ज़्यादा हैं सबॉर्डिनेट्स की कमिटमेंट, ठीक है। व्हाट इज़ द लेवल ऑफ एक्सपर्टीज, लीडर्स एक्सपर्टीज, कि जो बंदा लीडर है, द पर्सन हु इज़ लीडिंग इट, उसकी क्या एक्सपर्टीज है, ठीक है। देन इफ द लीडर वर टू मेक डिसीजन अलोन, at what level would subordinates be committed to the decision? Obviously आपके subordinates की commitment उसमें ज़रूरी होती है, ठीक है ना। In army when the general makes the decision, you won't say कि सर आपने मुझसे तो पूछना था, no, that's not the style। लेकिन अगर आप बैठे हुए हैं माइक्रोसॉफ्ट में या यूनिलीवर में बैठे हुए हैं, they do give space कि भी okay, the leader can make mistake, ठीक है। सो आप देखते हैं कि जी जो अगर लीडर डिसीजंस अगर ओन कर रहा है, तो आपकी जो कमिटमेंट है फ्रॉम द सबॉर्डिनेट्स वो कितनी ज़्यादा है या कितनी कम है। दैन व्हाट लेवल इज़ द सबॉर्डिनेट्स सपोर्ट फॉर द टीम और ऑर्गेनाइजेशंस ऑब्जेक्टिव, कि जो आपके सबॉर्डिनेट्स हैं वो कितने सपोर्टिव हैं, किस लेवल तक जाते हैं फॉर द अचीवमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। एंड नंबर 6 इज़ व्हाट इज़ द मेंबर्स लेवल ऑफ नॉलेज और एक्सपर्टीज लेवल टू द प्रॉब्लम, कि जी आप ने ऑपरेशंस डिपार्टमेंट की कोई प्रॉब्लम है और आप एक ले आए हैं बंदा मार्केटिंग का जिसने कभी ऑपरेशंस को डील ना किया हो, तो आप किस तरीके से उसकी अच्छी डिसीजन कर सकते हैं। सो यू नीड टू सी कि जी बंदे की क्या एक्सपर्टीज है उस पर्टिकुलर रेलिवेंट एरिया के अंदर। और नंबर 7 इज़ दैट हाउ स्किल्ड और कमिटेड आर ग्रुप मेंबर्स टू वर्किंग टुगेदर, क्योंकि डिसीजन मेकिंग है, यू हैव टू सी कि जी every person is committed, every person is showing interest, and how these people are actually making this process work. और steps आप वही follow कर रहे हैं, you're actually looking at diagnosing the problem, you're looking at the alternatives, फिर हर alternative को weigh करते हैं। अब इस alternative की weight के लिए कुछ लोग qualitatively, कि जी आपके इंट्यूशन भी है, आप सेटिस्फाइसिंग भी कर रहे होते हैं, एंड सम पीपल यूज़ द क्वांटिटेटिव मॉडल्स, लाइक जो फाइनेंशियल डिसीजंस मोस्टली जब हो रही होती हैं, तो यू आर यूजिंग क्वांटिटेटिव डेटा टू मेक द डिसीजन, टू सी कि भी मेरा डिसीजन ठीक है या गलत है। एंड देन कम्स हाउ कमिटमेंट, कि आपके इस सारे प्रोसेस में योर कमिटमेंट एंड योर लेवल ऑफ एक्सपर्टीज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब आ जाता है कि व्हाट आर द न्यू डिसीजन अप्रोचेस फॉर टर्बुलेंट टाइम्स। अब कौन कौन सी आ गई हैं? नंबर 1 आपका आता है ब्रेनस्टॉर्मिंग। ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या कहता है कि भी ओके, यू शुड वर्क ऑन द क्वांटिटी ऑफ आइडियाज, नॉट द क्वालिटी ऑफ आइडियाज, क्वांटिटी ऑफ अल्टरनेटिव्स, नॉट द क्वालिटी ऑफ अल्टरनेटिव्स, बट यू शुड हैव अ डिस्कशन। मे बी आपको कुछ ऐसा अल्टरनेटिव मिल जाए जहाँ पे थिंग्स गेट मच बेटर। उसके बाद इंगेज इन रिगरस डिबेट,
इसको समटाइम हम रिवर्स बैक ब्रेन स्टॉर्मिंग कहते हैं, आप एक सोल्यूशन में तरफ लेके आते हो, मैं कहता हूँ जी ये तो हो ही नहीं सकता, एंड देन दैट इज़ यू आर एक्चुअली हैविंग अ डिबेट ऑन इट, यू आर गेटिंग डिफरेंट व्यूज़ एंड देन यू हैव अ बेटर व्यू कि भी कौन सा अच्छा अल्टरनेटिव है, क्योंकि दैट इज़ अ न्यू अप्रोच, ठीक है ना, आप एक बंदा नहीं अब डिसीजन कर रहा। देन लर्न बट डोंट पनिश। आप डिसीजन मेकिंग से आप ये भी ये करते हैं कि भी आप लर्निंग कर रहे होते हैं, आप उनको पीनलाइज नहीं कर रहे होते, आप पनिश नहीं कर रहे होते। उसके बाद नो व्हेन टू बेल, कि जी आप कब किसी प्रॉब्लम से निकल सकते हैं, एंड प्रैक्टिस द 5 वाइज, ठीक है, जो आपके 5 वाइज हैं उनको आप प्रैक्टिस करते हो। नाउ वंस वी आर डूइंग द डिसीजंस एंड द ग्रुप लेवल, तो उसके कुछ बेनिफिट्स हैं, उसके कुछ एडवांटेजेस हैं। अब इसके अंदर क्या होता है कि यू गेट मोर बैकग्राउंड नॉलेज। आप क्योंकि एक बंदा नहीं कर रहा, हर एक का अपना एक्सपर्टीज़, हर एक अपना व्यूज़ है, तो आपको उसमें इंफॉर्मेशन ज़्यादा मिल जाती है जब आप ग्रुप डिसीजन मेकिंग कर रहे होते हैं। इसी वजह से जितना भी हमने अभी तक ऑपरेशन स्ट्रैटेजी पढ़ा है वो हमेशा यही उन्होंने कहा है कि जी आप टीम में काम करें, एक बंदा नहीं कर सकता, ठीक है, इट्स नीड्स टू बी एवरीवन्स पार्टिसिपेशन। सो ग्रुप मेंबरिंग में होता है कि आपके पास इंफॉर्मेशन ज़्यादा आ जाती है और इन्फॉर्मेशन आपको डिफरेंट लेंस से मिल रही होती है, ठीक है। More alternatives generated. Obviously, we are looking for alternatives. We want to minimize every risk. We want to minimize every uncertainty. तो जितने ज़्यादा alternatives होते हैं उतने ज़्यादा आपके लिए बेहतरी होती है, क्योंकि you are looking all the dimensions के कौन सी benefit हो सकती है और कौन सी नहीं होती. Then more understanding of the decision. अगर आपके ज़्यादा consensus हो जाएगा हाँ भाई this decision is fine और इस तरीके से, so that helps you. मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है व्हेन इन द एकेडमिक कमिटीज़ या इस तरह होता है, तो जब सारे डीन्स हम इकट्ठे बैठे होते थे देन द डिसीजंस वुड बी मच बेटर, आपकी डिफरेंट डायरेक्शन आ जाती है, मे बी यू आर जस्ट थिंकिंग मोनोटोनिकली, लेकिन फिर जब आपको डिफरेंट लोगों के पर्सपेक्टिव्स पता चलते हैं तो आपकी डिसीजंस बेहतर हो जाती हैं। इसी वजह से यूएस जस्टिस के अंदर वो पूरी वो ज्यूरी बिठाते हैं ताकि एक बंदा ना डिसीजन दे, एंड देन दे लिसन टू ऑल द पार्टीज एंड कंप्लेनेंट्स एंड देन दे मेक अ डिसीजन। फिर हेल्प मोर सपोर्ट फॉर डिसीजन, आपका वही कंसेंसस हो जाता है एंड पीपल आर मोर एंगेज्ड, पीपल आर मोर कमिटेड, और आपको पता होता है कि जो डिसीजन हो रही है एक आदमी लेने की, एंड कोई जिसे कहते हैं इसके अंदर बायसनेस या इमोशनल टच नहीं है। एंड हेल्प फुलफिल द सोशल नीड्स, और वो जो आपकी सोशल नीड्स होती हैं वो भी आपकी फुलफिल हो रही होती हैं। देन जहाँ पे इसके एडवांटेजेस हैं वहीं पे आपके इसके डिसएडवांटेजेस भी आ जाते हैं। अब डिसएडवांटेजेस क्या आ जाते हैं, सबसे ज़्यादा कि इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग। जैसा एडमिनिस्ट्रेटिव में एक बंदे ने किया, आपके पास रूल्स हैं, आपने उस बेस पे डिसीजन ले ली, लेकिन जितनी आप ज़्यादा डेलिब्रेशंस करेंगे, जितनी डिस्कशंस करेंगे, तो आपका क्या हो रहा है, टाइम कंज्यूम हो रहा है उसके अंदर, ठीक है, एंड इट बिकम्स मोस्ट ऑफ द टाइम बिकम इनएफिशिएंट। उसके बाद इनएफेक्टिव कॉम्प्रोमाइज डिसीजंस, ठीक है ना। देन ग्रुप थिंक, आप सारे एक ग्रुप में सोचने लग पड़ते हैं, कोई कुछ आपके पावर प्लेयर्स होते हैं वो कर दिया तो सारे एक ही थिंकिंग में लग जाते हैं। देन देयर इज़ अ सोशल प्रेशर। अगर मैं कहूँ इफ़ आई थिंक आपने वो देखी होगी मूवी 12 एंग्री मैन, अगर नहीं देखी डू गेट अ टाइम एंड वॉच इट ओवर द वीकेंड एंड यू वुड सी कि जी 11 पीपल मेड द डिसीजन दैट द पर्सन इज गिल्टी, और 12th बंदा कहता है कि जी द पर्सन इज नॉट गिल्टी, और वो एक रूम के अंदर मूवी बनी हुई है एंड दीज पीपल आर्ग्यू, वो जो हम कहते हैं ना न्यू डिसीजन मेकिंग, आप डिबेट करते हो एंड अल्टीमेटली बाय द एंड ऑफ द डे वंस दे स्टार्टेड डिसाइडिंग कि भी आपका जो डिसीजन था वो नॉट गिल्टी, जो गिल्टी से नॉट गिल्टी हो जाता है, ठीक है। सो आपका जो सोशल प्रेशर होता है वो भी आ जाता है, लेकिन इस वजह से अगर कोई सोशल प्रेशर में सारी एक चीज़ पे एग्री कर दें तो मे बी आपका वो डिसीजन ठीक नहीं है। फिर आपके कॉन्फ्लिक्ट उसमें आ जाते हैं, लाइक इट स्टार्ट्स विद द कॉन्फ्लिक्ट जी 11 पीपल गॉट अग्रीड एंड जो 12 था वो कहता जी नहीं आई डोंट लेट्स डिस्कस अपॉन इट, ठीक है। देन लैक ऑफ क्लियर रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो उसमें एक बंदा रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, ठीक है, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी उसमें सारे देख रहे होते हैं, और अगर सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी लें तब भी आपके इश्यूज आ जाते हैं। सो देयरफॉर देयर इज लैक ऑफ क्लियर रिस्पॉन्सिबिलिटी। देन कम्स व्हाट आर द कंडीशंस फॉर ग्रुप थिंक। अब ग्रुप थिंकिंग के अंदर क्या होना चाहिए, उसकी कुछ कंडीशनैलिटीज़ हैं जो कि हमने देखनी होती हैं। नंबर 1, टीम लीडर्स ओपिनियन इज़ नोन, कि जी आपका जब टीम लीडर की ओपिनियन है वो सारों को पता होनी चाहिए। नंबर 2, टीम शुड बी हाईली कोहेसिव, यानी
इफ यू आर इन अ कॉन्फ्लिक्टिंग व्यू तो आपकी डिसीजन मेकिंग कहीं पे नहीं होगी। मैं अभी आपको बताता हूँ WTO के अंदर दे ऑलवेज कीप एन ऑड नंबर, इवन नहीं रखते ताकि 50-50 में फिर आपकी डिसीजन हो। तो वो जो टीम्स भी होती हैं व्हेन दे आर मेकिंग द डिसीजन दे आर वेरी कोहेजन उनके अंदर होती है, दे आर वेरी कोहेसिव। उसके बाद टीम इज़ आइसोलेटेड फ्रॉम आउटसाइड इन्फ्लुएंसेस। अगर आपको पता हो कि भी देयर वाज अ मूवी, आई एम फॉरगेटिंग द नेम, कि जी वो बंदा ही वॉज बेसिकली कि जी हेल्प किया करता है इन टर्म्स ऑफ डिसीजंस, और जो ज्यूरी के लोग होते हैं वो उनको सोशली प्रेशराइज करके वो डिसीजन अपनी फेवर में करवा लिया करता है। सो आपकी जो टीम होती है, चाहे वो विद इन ऑर्गेनाइजेशन आपने चूज़ की है या आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन आप चूज़ करते हैं, उसके अंदर आपने ये ख्याल रखना होता है कि जो डिसीजन आप ले रहे हैं वो बाहर से इन्फ्लुएंस ना हो। मोस्टली केसेस में ये होता है कि इवन आपकी जो टीम्स होती हैं वो बताई भी नहीं जाती दैट हु इज़ एक्चुअली मेकिंग द डिसीजन, हु इज़ द टीम लीडर, बिकॉज दे डोंट वांट कि जी अगर आप इन टीम्स को करेंगे, डिस्क्लोज करेंगे तो द प्रॉब्लम इसके वो आउटसाइड से प्रेशर ना आ जाए। ठीक है, उसके बाद टीम हैज़ रीसेंट डिसीजन फेलियर्स। तो ये आपके रीसेंट डिसीजन फेलियर्स अगर हुए हैं तो फिर उस टीम का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जो डिसीजंस उसने की हैं दे वर नॉट प्रॉपरली, सो उसके डिसीजन फेलियर्स नहीं होने चाहिए। ठीक है, सो व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट कि अगर आप इसको देखें इस सारे प्रोसेस को कि किस तरह हमारे डिफरेंट स्टाइल्स हैं, कहाँ से आपकी टीम्स वो टीम डिसीजन मेकिंग के क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, टीम लीडर के क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। टीम लीडर डजंट मीन कि जी अगर जो आपकी टीम कह रही है वो आपने सब कुछ अग्री करना है, उसके अंदर आपके डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी आ जाती है। लाइक अभी मैंने 12 एंग्री मैन की एग्जांपल दी, उसने वर्ल्ड वॉर Z अगर आपने देखी हो मूवी, उसके अंदर वो कहता है देयर इज़ ऑलवेज अ सेवंथ मैन, और वो सेवंथ मैन क्या करता है कि जी अगर 6 पीपल एक साइड पे एग्री करेंगे, सेवंथ मैन हमेशा उनको डिसएग्री करेगा, क्योंकि तब आप देखते हैं कि जी हमने हर अल्टरनेटिव को वे करना है, आप हर चीज़ पे एग्री नहीं कर सकते। हार्वर्ड के अंदर जब आपकी केस स्टडी एनालिसिस, वहाँ पे होता ही सिर्फ वो जो पढ़ाई होती है दैट इज़ ऑल ऑन द केस मेथडोलॉजी, बिजनेस केस मेथडोलॉजी। अब वहाँ पे देयर इज़ नो राइट एंड रॉन्ग, लेकिन वो क्लास की डिस्कशन करने के लिए इतने अल्टरनेटिव्स जनरेट करते हैं, इतने ज़्यादा अल्टरनेटिव्स जनरेट करते हैं, व्हाट दे आर लुकिंग इनटू इज़ कि जी हमने हर डायमेंशन को देखना है। ऑब्वियसली उसका एक नेगेटिविटी ये होती है दैट टाइम ज़्यादा कंज्यूम होता है, कॉस्ट आपकी ज़्यादा लगती है, आपकी डिसीजन मेकिंग डिले हो रही होती है। लेकिन अगर तो आपकी डिसीजन मेकिंग हो जाए, once you get into that phase of decision making, then it is a good decision, then there is no loopholes into it. So therefore what we have to see is कि जैसे जैसे आपके decisions हो रहे हैं वैसे वैसे आपकी वो जो हो रही है परफॉर्मेंस क्या बेहतर हो रही है। आपने डिसीजन एक लिया ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, आपने कहा कि जी मैं अपने ऑपरेशंस को 5% इम्प्रूव करूँगा बाय यूजिंग दीज मेथड्स, whether that decision played any part or not. यहाँ पे आपने ये भी देखना है कि either it was just a one man decision या it was the group. Most of the organizations के अंदर failures इस वजह से आ रहे होते हैं कि जी जब हम decision कर रहे होते हैं we are actually making decisions single handedly, क्योंकि मैं अपनी lens के साथ organization को देख रहा होता हूँ, and when I'm looking the organization from my lens, I am just looking it from my perspective. I am not asking कि जी मेरी क्या टीम या मेरी जो सेल्स टीम है या मेरी जो ऑपरेशंस की टीम है क्या ये कर लेगी। पाकिस्तान टबैको कंपनी कहता है कि जी हमने इतनी सिगरेट्स की डब्बियाँ बनानी है। भाई ठीक है, आपने टारगेट तो दे दिया, बट हैव यू सीन व्हाट इज़ द कैपेसिटी ऑफ योर मशीन्स, और हैव यू सीन व्हाट इज़ द कैपेसिटी ऑफ योर टीम्स। टीम का मोराल हाई है ही नहीं, और आप उन पर अगर काम करते जा रहे हैं तो उससे तो आपकी ऑपरेशंस नहीं आपकी बेहतर होंगी। ऑपरेशंस को आपने करने के लिए यू नीड टू कीप व्हेन यू आर मेकिंग दीज डिसीजंस यू हैव टू कीप योर लाइन मैनेजर्स in faith with you. You have to keep your line managers on the same page, because if you're not doing it, then it is actually giving a bad, or it is actually giving a negative impression which is completely spoiling the spirit of your strategy. क्योंकि हम बेसिकली ये नहीं कहते कि मैं ये नहीं कहता I want to make this decision in order to be a failure. We never do that.
बट इन रियलिटी, इन द रियल वर्ल्ड आप देखें, अगर आप 5-10 में से आप डिसीजंस लेते हैं, मे बी आपके 2 फेलियर्स भी होते हैं, लेकिन अगर आप उनकी इंटेंशन देखें, इट वाज नेवर कि जी आपने अपनी डिसीजन को अपने फेलियर करना था. सो जो आजकल जो चलता है, हम फ्लैट स्ट्रक्चर्स की बात कर रहे हैं. हम ब्यूरोक्रेटिक, वो जो वेबर बात करता था कि जी ब्यूरोक्रेसी आ गई या वो बोली, उसकी हमने अब ख़त्म कर दी. हम फ्लैट स्ट्रक्चर में देखते हैं, हमारी जो डिसीजन मेकिंग होती है दैट इज़ ऑल फ्लैट स्ट्रक्चर्ड. हम एक आइडिया फ्लोट करते हैं, ग्रुप थिंकिंग करते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है, एंड देन द डिसीजंस आर डन. शुरू में डिसीजंस क्या होते थे? इट वाज बेसिकली दैट people would just pass on the order, and then we had seen कि जी either तो कंपनी में से लोग आपके चले जाते थे, यहाँ रिटेंशन का आपका इशू हो जाया करता था. ठीक है. सो when you are making decision, you have to keep all the time, you have to keep everyone involved, you have to see कि जी आपकी इस डिसीजन से पॉजिटिव्स तो हमें नज़र आ रहे होते हैं, लेकिन आपने ये देखना होता है कि उस डिसीजन से नेगेटिव्स कितने जनरेट होंगे. Most of the time, in your experience, you must have seen कि जब हम decision करते हैं, we always start telling the benefits. My wife always say, okay, what is the negative into it? And then you are like, okay, the negatives are, and then you start weighing it कि भाई negatives तो मेरे ज़्यादा हो गए हैं. ठीक है. So the benefit of this decision is not good. So therefore, वो जो 7th मैन है या जो 12 एंग्री मैन है, उसके अंदर आपने ये देखना होता है, ऑलवेज लुक आउट फॉर द गैप. डिसीजन में अगर 12 के 12 बंदे एक ही चीज़ कह रहे हैं, तो इसका मतलब है कुछ ना कुछ गलती है, कोई ना कोई सोशल प्रेशर पड़ गया. सो ऑलवेज थिंक रिवर्स कि भी अगर ये नहीं होता फिर हमारे पास क्या अल्टरनेटिव है. सो अगर आप डिसीजन एक लेते हैं, तो आपने डिसीजन का आउटपुट जब देखना है, तो ऑलवेज लुक एट कि जी इसके नेगेटिव्स क्या हैं. अगर मैंने ये टारगेट से सिर्फ दिए हैं, तो क्या इसका कोई नेगेटिव है? Once you start finding the negatives, what the easy way is, start minimizing the uncertainties जो कि उस negatives के साथ arise हो रहे हैं, and you would see that decisions will be much better. मैं कहता हूँ जी okay, want to start this initiative या I want to start this new product, उसका negatives ये हो सकते हैं कि मेरा staff है ही नहीं तैयार उसके लिए. आइडिया बहुत अच्छा है, बट आई नीड टू हायर न्यू पीपल, आई नीड टू गेट न्यू मशीनरी, आई नीड टू डू, और जब मैं उसकी कॉस्टिंग करूँगा, वो दैट इज़ नॉट प्रॉफिटेबल. तो मे बी ये हो कि मैं अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के अंदर कोई ऐसी इनोवेशन ले आऊँ विच एक्चुअली हेल्प्स मी इन टर्म्स ऑफ कि जो मेरा ऑब्जेक्टिव था कि जो मैंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन को 2% ग्रो करना है. सो ऑलवेज रिमेंबर कि जब भी हमने ये डिसीजंस कर रहे होते हैं, डिसीजंस के अंदर हमने देखना होता है कि विच decision is appropriate by looking at all the alternatives, but also look out कि जी decisions कितना फ़ायदा दे रहे हैं. that is a very important part. और हम decisions लेते भी इस वजह से हैं कि जी हम देख रहे होते हैं कि जी कितना उसका पॉजिटिव है, लेकिन आपने ये भी देखना होता है कि उस decision का नेगेटिव कितना है. because once you start looking at the negative side of that decision, you have done a remarkable job. You have actually seen कि जी हमने अगर ये काम करना था तो इसकी कॉस्ट्स कितनी हैं. बेनिफिट्स हमेशा मेजर करते हैं, और बेनिफिट्स आर वेरी इजी टू मेजर. बेनिफिट आप सारी टीम को बिठा दें, दे विल स्टार्ट टेलिंग यू द बेनिफिट्स, लेकिन नेगेटिव्स आर मच मोर इम्पॉर्टेंट. अगर आप नेगेटिव्स को वे करते हैं, दैट एक्चुअली हेल्प्स यू इन द रैशनल डिसीजन. वो आपको बाउंडेड से बाहर ले जाता है. ठीक है. बिकॉज यू हैव एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो कि आपने पहले नहीं सोची थी. देन कम्स योर एस्केलेशन ऑफ कमिटमेंट. Escalation of commitment में क्या होता है? I'll give you the example of the British government funded Concorde supersonic jet after its lack of commercial viability was apparent. It was so expensive कि privately वो बन ही नहीं सकता था, तो government ने उसको क्या किया? उसको fund करना शुरू किया. Today some scholars refer to escalation of commitment in general as the Concorde fallacy. ठीक है, कि उसको हम Concorde fallacy कहते हैं. Then what are the causes of escalation of commitment? आपकी 3 causes आ जाती हैं. Number 1 is your ego defense, number 2 is your sunk cost, and number 3 is your gambler's fallacy. अब एक क्या आता है, there is an interactive group. एक और ये डिसीजन मेकिंग में क्या होता है कि members meet face to face and have a specific agenda and decision objectives. It's a typical meeting. सारे इकट्ठे बैठ गए, there was a complete meeting and then they talk about it.
Now the question comes, how do you improve this interactive groups? Or this is basically to combat the group thinking, you always have to be the 12th man. You always have to be the 7th man. You always have to be a devil's advocate. Go for the negative. ठीक है कि अगर ये नहीं होता, मेरे ख्याल में नहीं हो सकता, then you see आप एकदम stir up कर देते हैं एक नई discussion को. Then there has to be multiple advocacy and there has to be dialectic inquiry. ठीक है, अगर आप ये चीज़ें कर लेते हैं तो आपकी जो ग्रुप थिंकिंग होती है, जो आपका इंटरैक्टिव सेशन होता है, वो मच बेटर हो जाता है और जो डिसीजंस आप ले रहे हैं दैट इज मच मोर स्विफ्ट. देन यू डू द ब्रेनस्टॉर्मिंग. ज़्यादा आइडियाज़ आते हैं, उसके ज़्यादा सिनर्जी पैदा होती है. एंड व्हाट आर द अल्टरनेटिव्स टू इंटरैक्टिव ग्रुप्स? आप दो किस्म के बना सकते हैं. देयर आर डेल्फी ग्रुप्स एंड देयर आर नॉर्मेटिव ग्रुप्स. डेल्फी ग्रुप्स, नॉमिनल ग्रुप्स में क्या होते हैं? Ideas in writing before discussions to help equalize participation. आप लिख के आइडिया ले रहे होते हैं. और डेल्फी ग्रुप्स क्या होते हैं? नो फेस टू फेस इंटरेक्शन, इवन मोर इक्वल पार्टिसिपेशन. ठीक है. एंड व्हाट आर द मेथड्स ऑफ इंप्रूविंग डिसीजन मेकिंग की इफेक्टिवनेस को इंप्रूव करने के लिए? नंबर 1, learn from past decisions but don't waste time in regretting the past. ठीक है, learn from past decisions. Number 2, distinguish between idea getting and evaluating. Don't be too critical when generating ideas. Get the quantity of ideas, not the quality of ideas. Brainstorming है ये. Then seek advice when practical. हमेशा नहीं जी आपसे गुजारिश करता हूँ प्लीज़ मुझे अपना इनपुट दें, नहीं ज़रूरत don't ask. लेकिन जब आपको लगता है do ask. As a group leader, do not dominate the discussion. Then, when possible, sleep on decisions, but don't wait too long. अगर आपको लगता है कि we are making a hasty decision, group ने बहुत जल्दी कर लिया, then sleep on it. लेकिन ज़्यादा देर उस पे इंतज़ार ना करें. Well, ladies and gentlemen, that concludes our module on decision making. And now you see कि जी कितना important है. अगर आपका decision making weak है तो आपकी operating strategy कैसी बनेगी. So therefore, this variable of human resource, the variable of decision making, is very much critical for the generation of a very good comprehensive operation strategy. Till then, take care of yourself and do revise your lecture. I'll see you in the next lecture. Allah Hafiz.